दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। 100 घंटे बाद भी कर्नाटक में सियासी नाटक। डीके शिव कुमार ने किया शक्ति प्रदर्शन। ये आपको बता दें कि कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस पार्टी को 135 सीटें दे दी कि लो सरकार बनाओ और 5 गारंटियां पूरी करो, लेकिन 100 घंटे बाद भी डेडलॉक बना हुआ है। तय नहीं हो पा रहा कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। दिल्ली में बैठकों के ताबड़तोड़ राउंड चल रहे हैं। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की। मुस्कुराती हुई तस्वीरें भी रिलीज हुई। दोनों की सोनिया गांधी से भी फोन पर बात हुई। इसके बाद बेंगलुरु में जश्न शुरू हो गया। कहीं से खबर फैली कि सिद्धारमैया का नाम फाइनल हो गया है और डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री बनेंगे। सिद्धारमैया के समर्थकों ने जश्न भी मना लिया, मिठाइयां भी बांट दी, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बंगले से बाहर आकर पार्टी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि यह सब अफवाह है, अभी कोई नाम फाइनल नहीं हुआ है। 1 से 2 दिन में जैसे ही तय हो जाएगा पार्टी खुद इसका ऐलान करेगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस आलाकमान ने पेश किया 50-50 का फार्मूला। डीके शिव कुमार ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले पहले 2.5 साल मुझे बनाए मुख्यमंत्री। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस आलाकमान अब तक किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाया है। राज्य के कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया कि नए मुख्यमंत्री को लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच में मंथन चल रहा है और 1 या 2 दिन के अंदर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। दरअसल सूत्रों के मुताबिक पार्टी के ज्यादातर नवनिर्वाचित विधायक सिद्धारमैया को कर्नाटक की कमान सौंपने के पक्ष में हैं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री पद से कम पर मानने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वो उप मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री पद स्वीकार नहीं करेंगे और इस मसले के हल होने तक दिल्ली में ही डटे रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने इस बीच कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के लिए 50-50 का फॉर्मूला भी पेश किया। इस फॉर्मूले के तहत सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 2.5 साल के लिए बारी बारी से बैठेंगे। सूत्रों ने इस फॉर्मूले को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत सिद्धारमैया पहले 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे। इस दौरान डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव तक के लिए वो कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने रहेंगे। फिर 2.5 साल बाद डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। वहीं एक अन्य सूत्र ने बताया कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अड़े हुए हैं। इस 50-50 फॉर्मूले को लेकर उन्होंने बड़ी शर्त रख दी है कि इसमें पहले 2.5 साल वो मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। इसके बाद आला कमान चाहे तो सिद्धारमैया को राज्य की कमान सौंप सकता है। डीके शिव कुमार ने एक बार फिर से दोहरा दिया है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है। वो सिद्धारमैया सरकार में ना तो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, ना ही कोई मंत्री पद स्वीकार करेंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मुझे या तो मुख्यमंत्री बनाया जाए, इसके अलावा मैं कोई भी मंत्री पद या उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार नहीं करूंगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के ऑफर पर डीके शिव कुमार ने साफ कर दिया अपना रुख। मुख्यमंत्री की शपथ में अब होगी देरी। ये आपको बता दें कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री चुनने के लिए कांग्रेस पार्टी में माथापच्ची हो रही है। अब खबर आ रही है कि डीके शिव कुमार राजी नहीं हो रहे। सूत्रों का कहना है कि डीके शिव कुमार को जो ऑफर दिया गया है उस पर वो राजी नहीं है। डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री और 6 मंत्रालय का ऑफर दिया गया है। डीके शिव कुमार के समर्थकों ने सूत्रों को बताया कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री पद से कम पर तैयार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक अगर 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री का भी फॉर्मूला आता है तो उस पर भी डीके शिव कुमार को पक्की घोषणा चाहिए। बुधवार को राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद डीके शिव कुमार ने दिल्ली में अपने भाई और सांसद डीके सुरेश के आवास पर पार्टी के नेताओं और उनके समर्थकों के साथ में चर्चा की। इस बीच कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए बेंगलुरु में चल रही तैयारियों का काम रोक दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया के नाम के ऐलान में देरी हुई तो उनके गुट के विधायक भी दिल्ली पहुंच सकते हैं। पुलिस अधिकारियों ने बेंगलुरु के श्री कांतिरवा आउटडोर स्टेडियम का निरीक्षण किया था, जहां पर कर्नाटक की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना है। आपको बता दें कि फिलहाल नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए बेंगलुरु में चल रही तैयारियों का काम रोक दिया गया है। अगली बड़ी खबर, नए मुख्यमंत्री पर सस्पेंस के बीच रणदीप सिंह सुरजेवाला का बड़ा बयान। बोले कर्नाटक में अगले 48 से 72 घंटों में बन जाएगा नया मंत्रिमंडल। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। पार्टी ने कहा कि अगले 48 से 72 घंटों में राज्य में नया मंत्रिमंडल बन जाएगा। राज्य में 5 साल तक एक स्थिर सरकार होगी। कांग्रेस पार्टी ने लोगों से अटकलों और फर्जी खबरों पर भरोसा न करने का आग्रह किया है।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से दोहरा दी जेपीसी की मांग, कहा केवल संसदीय समिति ही उजागर कर सकती है सच्चाई। ये आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अदानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए सेबी को और 3 महीने का समय दे दिया है। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसके लिए मंजूरी दे दी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इन आरोपों की सच्चाई का पर्दाफाश केवल जेपीसी ही कर सकती है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अदानी मामले की जांच शीर्ष अदालत की निगरानी में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षण में की जा रही ये जांच केवल प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन तक सीमित है। केवल एक जेपीसी जांच ही पूरी सच्चाई को उजागर कर सकती है। केवल एक जेपीसी ही है जो मोदानी घोटाले के बारे में पूरी सच्चाई को उजागर कर सकती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सेबी ने 6 महीने का विस्तार मांगा था और कहा कि इस मामले की पूरी समीक्षा में 15 महीने लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का विस्तार दिया है। उन्होंने इस मामले पर एक ट्वीट करते हुए कहा कि केवल एक जेपीसी ही मोदानी घोटाले के बारे में पूरी सच्चाई को उजागर कर सकती है। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने छोड़ दी तीसरे मोर्चे की जिद, कांग्रेस पार्टी को दे दिया खास ऑफर। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष ने बना लिया बड़ा प्लान। ये आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का समय बचा है। अगले साल इसी दौरान लोकसभा के चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दलों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कांग्रेस, जेडीयू जैसे दल विपक्ष का एक बड़ा मोर्चा बनाने की तैयारी में है, जिसके लिए नीतीश कुमार ने हाल ही में ममता बनर्जी और तमाम नेताओं से मुलाकात की थी। नीतीश कुमार और ममता बनर्जी की हाल ही में हुई मुलाकातों के बाद दावा किया जा रहा है कि उन्होंने तीसरा मोर्चा बनाने की जिद छोड़ दी है और कांग्रेस पार्टी के लिए एक खास ऑफर पेश किया है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने दावा किया है कि नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद ममता बनर्जी के मन में कांग्रेस के प्रति तलखी कम हो गई है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने एनडीटीवी से कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही ममता बनर्जी के सामने 1-to-1 की रणनीति पेश की, जिसका उन्होंने समर्थन किया। साथ ही यह भी कहा कि मजबूत क्षेत्रीय दलों को लोकसभा चुनाव में उनके राज्य में अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि वे बीजेपी के खिलाफ टक्कर ले सकें। इसके बदले में ये दल कांग्रेस पार्टी को उन 200 सीटों पर समर्थन करेंगे जहां पर दोनों राष्ट्रीय दल बीजेपी और कांग्रेस सीधे मुकाबले में हैं। कुछ समय पहले तक माना जा रहा था कि अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, केसीआर, ममता बनर्जी समेत तमाम विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी को अलग थलग करके तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश में है। लेकिन अब ममता बनर्जी ने 2024 के चुनाव से पहले एक गैर कांग्रेसी तीसरा मोर्चा बनाने का इरादा छोड़ दिया है। जब नीतीश कुमार ममता बनर्जी से मिले तो ममता बनर्जी ने एकजुट विपक्षी मोर्चा बनाने के बारे में सकारात्मकता दिखाई। आपको बता दें कि त्यागी ने कहा कि पहले उनकी राय अलग थी, वो एक गैर कांग्रेसी तीसरा मोर्चा बनाना चाहती थी। अब वो नीतीश कुमार के फॉर्मूले से सहमत हैं कि विपक्षी दलों को भाजपा के खिलाफ एक उम्मीदवारों को खड़ा करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ममता बनर्जी ने कहा था कि विपक्षी नेताओं की एक बैठक पटना में बुलाई जानी चाहिए। जेपी का आंदोलन शुरू होने पर बिहार केंद्र में बदलाव का प्रतीक था। केसीआर और अरविंद केजरीवाल को लेकर ममता बनर्जी का गैर कांग्रेसी तीसरा मोर्चा बनाने का विचार बदल गया है। जेडीयू नेता ने कहा कि नीतीश कुमार का विपक्षी एकता का फार्मूला, जिसमें हम भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा करने का प्रस्ताव रखते हैं, अब अधिकतर लोगों द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने पिछले दिनों कहा था कि जहां कहीं भी क्षेत्रीय दल मजबूत हैं उसे वहां लड़ना चाहिए। कर्नाटक का फैसला भाजपा के खिलाफ एक फैसला है। लोग विरोध में हैं, अत्याचार हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, लोकतांत्रिक अधिकारों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी किसी जगह अपने क्षेत्र में मौजूद है उन्हें एक साथ लड़ना चाहिए। आपको बता दें कि फिलहाल ममता बनर्जी ने भी अब कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है, यानी कि फिलहाल 2024 का लोकसभा चुनाव पूरा विपक्ष बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेगा। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी को मिला अखिलेश यादव का समर्थन, 2024 में क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान। यह आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद बीजेपी को हराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों के साथ आने की आवाज बुलंद होती जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिए गए बयान का खुला समर्थन किया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि जो दल मजबूत हो उसे आगे करके चुनाव लड़ना चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार और तेलंगाना में केसीआर सहित सभी दल यही चाहते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने के बाद कहा था कि समान सोच वाले दल साथ आएंगे। वहीं कर्नाटक चुनाव के परिणाम के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने विपक्षी एकता की बात रखते हुए कर्नाटक में बीजेपी को हराने के लिए वहां की जनता को बधाई दी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जनता ने नफरत फैलाने वालों को नकार दिया है। बीजेपी समाज को आपस में लड़ाने और नफरत फैलाने का काम करती
बढ़ती है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान का खुला समर्थन करते हुए कहा कि जिस प्रदेश में जो दल मजबूत हो वहां उसे आगे करके चुनाव लड़ना चाहिए। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में नहीं चला मोदी मैजिक, तो क्या लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी सिर्फ पीएम मोदी के भरोसे जीत पाएगी चुनाव? ये आपको बता दें कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हार ने कांग्रेस पार्टी में जान फूंक दी है। कांग्रेस के अलावा तमाम दूसरी पार्टियां भी उत्साहित नजर आ रही हैं। कर्नाटक में एक ऐसी पार्टी को हार मिली है जो पूरे तरीके से ब्रांड मोदी पर निर्भर थी। ऐसे में ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ब्रांड मोदी लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा? 2022 में मोदी का जादू न केवल गुजरात में दिखा बल्कि साल के शुरुआत में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सत्ता बरकरार रखते हुए उत्तर प्रदेश में भी इतिहास रच दिया था। साल 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और इन चुनावी राज्यों में बीजेपी एक साथ 4 राज्यों में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा से सत्ता में आई। गुजरात में भी बीजेपी ने सरकार बना ली। उत्तराखंड में भी बीजेपी की वापसी हुई। पंजाब में केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी का सफाया कर दिया। गोवा और मणिपुर में भी मोदी मैजिक चला और बीजेपी सत्ता में लौट आई। साल 2022 4 राज्यों के चुनावों में बीजेपी की जीत के लिए जाना गया, लेकिन 2022 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव ने तस्वीर पूरे तरीके से बदल दी। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का जादू चल पाएगा या नहीं? इस सवाल पर पत्रकार हिमांशु शेखर ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि यह कहना है कि मोदी मैजिक खत्म हो रहा है, बहुत जल्दबाजी होगी। कर्नाटक या फिर साउथ इंडिया में बीजेपी का ज्यादा समर्थन नहीं रहा है। मोदी मैजिक का असर भी दक्षिण भारत में कभी बहुत ज्यादा नहीं रहा। साथ ही विधानसभा चुनाव ज्यादातर लोकल मुद्दों पर लड़े जाते हैं, न कि नेशनल मुद्दों पर। जब से मोदी ने केंद्र की सत्ता संभाली है तब से लोकसभा चुनावों का पैटर्न विधानसभा चुनावों के वोटिंग पैटर्न से अलग रहा है। शेखर ने आगे कहा कि राजस्थान 2018 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी जीत कर आई थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में पूरी 25 सीटें बीजेपी के खाते में चली गईं। ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगी कि कर्नाटक नतीजों के बाद मोदी मैजिक पर कोई असर पड़ने वाला है। अभी यह कहा जा सकता है कि कर्नाटक विधानसभा चुनावों के बाद कर्नाटक में लोकसभा चुनावों में बीजेपी की सीटों पर थोड़ी कमी आएगी। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि मोदी मैजिक कम नहीं हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी मैजिक चलेगा। अगली बड़ी खबर, फ्री बिजली के मुद्दे पर उखड़ी बीजेपी, अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बजा दिया आंदोलन का बिगुल। आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी एक बार फिर से कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन करने जा रही है। इस बार बिजली पानी के मुद्दे को लेकर बीजेपी कांग्रेस पार्टी को घेरेगी। इसको लेकर बीजेपी की ओर से प्रदेश भर में उपखंडों पर प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी शुरुआत बुधवार से हो गई है। बीजेपी 17, 18 और 19 मई 3 दिन तक लगातार प्रदर्शन करेगी। बीजेपी बिजली पर फ्यूल सरचार्ज को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि अशोक गहलोत सरकार ने मुफ्त बिजली का वादा कर 4 साल में फ्यूल सरचार्ज 6 गुना बढ़ा दिया है। बिजली और पानी के मुद्दों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय जो फ्यूल सरचार्ज 18 पैसे प्रति यूनिट हुआ करता था, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बढ़ाकर 60 पैसे प्रति यूनिट औसतन कर दिया है। राठौड़ ने कहा कि 2018 में बिजली की प्रति यूनिट दरें 5 रुपए 55 पैसे हुआ करती थी, अब उसे बढ़ाकर 11 रुपए 90 पैसे कर दिया गया है। आपको बता दें कि राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में भयंकर पेयजल संकट की स्थिति है। 11,440 गांवों में पानी के टैंकर भिजवाए गए, लेकिन उनका भुगतान नहीं होने के चलते पेयजल व्यवस्था ठप हो गई। राजस्थान में सैकड़ों गांवों में पेयजल व्यवस्था राम भरोसे है। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना का बुरा हाल करने में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी इसके खिलाफ 3 दिनों का जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। अगली बड़ी खबर, पटना में बाबा बागेश्वर के पोस्टरों से छेड़छाड़ पर बीजेपी हो गई आग बबूला। कहा अगर हिम्मत है तो सामने आकर फाड़ें पोस्टर। ये आपको बता दें कि पटना के डाक बंगला चौराहे पर बाबा बागेश्वर के पोस्टरों से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पोस्टर फाड़े जाने पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जो लोग विकृत मानसिकता के लोग होते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले और वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग ही ऐसे काम करवाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इतनी हिम्मत है तो वो सामने आकर पोस्टर फाड़ें। पोस्टर फाड़कर भागने वाले कमजोर लोगों का काम है। ये लोग केवल पीठ पीछे ऐसा काम करते हैं। राजनीति करने वाले केवल यही लोग हैं। उन्होंने कहा कि अगर इतनी ही हिम्मत है तो सामने आकर पोस्टर फाड़ें।
अगली बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा महाराष्ट्र में दंगों की प्रयोगशाला खोलने की कोशिश कर रही बीजेपी। ये आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी ने बुधवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि वो महाराष्ट्र में सामाजिक शांति भंग करने और मतदाताओं के ध्रुवीकरण के लिए दंगों की प्रयोगशाला खोलने की कोशिश कर रही है। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में प्रकाशित एक संपादकीय में कहा गया है कि यह भी हो सकता है कि वे समाज को विभाजित करके चुनाव लड़ना चाहते हों, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए शिवसेना को तोड़ दिया। पार्टी का इशारा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कुछ शिवसेना विधायकों द्वारा पिछले साल की गई बगावत की तरफ था, जिससे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे नीट महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई थी और शिंदे भाजपा के समर्थन से राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए थे। सामना में प्रकाशित संपादकीय में कहा गया है कि राज्य के लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि वे उन लोगों से घिरे हुए हैं जो संविधान, राष्ट्रीय एकता और धार्मिक सह अस्तित्व की भावना को दरकिनार कर सत्ता पाने की लालसा रखते हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा कि वो महाराष्ट्र में सामाजिक शांति भंग करने और मतदाताओं के ध्रुवीकरण के लिए दंगों की प्रयोगशाला खोलने की कोशिश कर रही है। अगली बड़ी खबर, पहलवानों के आंदोलन को रामलीला मैदान में किया जा सकता है शिफ्ट, आंदोलन को जातिगत आरोपों से बचाने की कवायद हो गई तेज। ये आपको बता दें कि भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती संघ के सभी पदाधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पदाधिकारियों के प्रशासनिक एवं आर्थिक कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ का चुनाव 45 दिन के भीतर कराने के लिए कहा है। इसके लिए 3 सदस्यीय अस्थायी समिति गठित कर दी गई है। आपको बता दें कि इस कमेटी में वुशु संघ के भूपेंद्र सिंह बाजवा, ओलंपियन निशानेबाज सुमा सिरूर और एक रिटायर्ड जज शामिल हैं। दूसरी तरफ भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों की जांच कर रही है। शिकायतकर्ता पहलवानों के बयान दर्ज किए गए हैं। पहलवानों के आंदोलन को जातिगत आधार पर लगने वाले आरोपों से बचाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। मंगलवार को भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जंतर मंतर पर पहुंचे थे। उनके अलावा पूर्व कांग्रेस सांसद एवं दलित नेता उदित राज भी नियमित तौर पर पहलवानों के आंदोलन में पहुंच रहे हैं। भीम आर्मी के बाद राजस्थान से गुर्जर समुदाय को भी साथ लाने की कोशिश हो रही है। पहलवान ये चर्चा भी कर रहे हैं कि इस आंदोलन को जंतर मंतर से रामलीला मैदान में शिफ्ट कर दिया जाए। गौर करने की बात यह है कि जनवरी में जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तो पहलवानों ने किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने मंच पर जगह नहीं दी थी। इस बार पहलवानों ने खुद सभी दलों से जंतर मंतर पर आने की अपील की थी। कुछ ही दिन बाद सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चलने लगी कि यह आंदोलन जाति विशेष के पहलवानों का है। खुद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी कहा कि देश के दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों को उससे कोई दिक्कत नहीं है, केवल हरियाणा के और वो भी एक ही अखाड़े के पहलवानों का यौन शोषण हुआ है। इसके बाद सोशल मीडिया पर राजपूत बनाम जाट की बहस छिड़ गई। आंदोलन को जाति विशेष का नाम दे दिया गया। अब पहलवानों के आंदोलन को जाति भ्रम के नुकसान से बचाने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि अब पहलवानों का आंदोलन रामलीला मैदान में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने किए थे 5 बड़े वादे, अब लागू करने में लगेंगे 50,000 करोड़ रुपए, जनता पर ही पड़ेगा बोझ। ये आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव से पूर्व कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए 5 गारंटी के वादे को लागू करने से राज्य के खजाने पर हर साल करीब 50,000 करोड़ रुपए का भार पड़ सकता है। कल्याणकारी उपायों पर होने वाले खर्च को लेकर पार्टी के प्रमुख नेताओं ने जोर देकर कहा कि कोई उन्हें मुफ्त उपहार नहीं कह सकता, क्योंकि ये सशक्तिकरण के उपकरण हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 10 मई के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को शानदार जीत दिलाने में 5 गारंटी का खासा योगदान रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में सत्ता में आने के पहले 5 गारंटी लागू करने का वादा किया है। अब कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई है और कांग्रेस पार्टी को अपने 5 वादे पूरे करने होंगे, जिसमें खर्चा लगभग 50,000 करोड़ रुपए का हर साल आएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, कर्नाटक में मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।